सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आने वाले दिनों में बहुत कुछ घट सकता है। भारतीय रुपया 85 के स्तर पर क्या जल्दी पहुंच जाएगा 100 पर? वैश्विक मंदी का असर क्या भारत पर भी पड़ेगा? आर्थिक संकट की क्या ये कोई दस्तक है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या रुपया जल्द ही 100 तक गिर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर हम सब पर क्या होगा? क्या सरकार के पास कोई इसका सलूशन है, या फिर हम 1991 जैसी आर्थिक आपदा की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत चिंता की बात है ये। इसे समझिए ध्यान से, इस वीडियो को आज देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे क्या खतरे हैं, रुपया क्यों गिर रहा है और सरकार की क्या तैयारी है, आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रुपया लगातार गिर क्यों रहा है। 2023 में रुपया 80 के आसपास था, 2024 में ये 85 तक पहुंच गया और अब 2025 में 90 के करीब मंडरा रहा है। क्या ये 100 के लेवल को छू सकता है? अगर ऐसा हुआ तो इसके असर क्या होंगे? आइए आपको पहले बता देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों होगा, मुख्य कारण क्या है इसके। डॉलर की मजबूती। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से निवेशक डॉलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। यानी डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से रुपया अपने आप नीचे गिर रहा है, क्योंकि रुपया उस तरह का कोई भी आकर्षण नहीं बना पा रहा कि डॉलर से कंपटीशन कर सके। विदेशी निवेश में गिरावट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII भारत बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपए की मांग घट रही है। इस बात को लंबा नजरअंदाज किया गया है। काफी लंबे समय से ये हो रहा है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ हो रही थी, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया वापस। पर बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबके बीच में हमारे देश से ऐसी कोई चिंता की बात ही नहीं दिखाई दी और ना ही इसके ऊपर कोई बड़े एक्शंस दिखाई दिए कि बचाने के लिए। अगर आपके मान लीजिए बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है, अचानक वो हाथ खींचने लगे तो आप छटपटाएंगे, परेशान होंगे, किसी तरह से उसे रोकने के लिए नई तरह के आइडियाज निकालेंगे और पैसे कोई इन्वेस्टमेंट को जाने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। व्यापार घाटा। भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि हम ज्यादा आयात कर रहे हैं और कम निर्यात कर पा रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है, जो कि अक्सर होता है। 4 बड़ी वजह हो तो उसमें से ये एक वजह तो आप मान के चलिए रोटेशन में आती है, लेकिन बाकी अगर परिस्थितियां ठीक रहे तो इसे झेला जा सकता था। अभी वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है। ग्लोबल अनिश्चितता। अभी जो ग्लोबल लेवल पर एक परिस्थितियां बनी है, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका तनाव और मिडिल ईस्ट संकट जैसी तमाम घटनाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है इससे, जिसका असर भारत पर भी दिख रहा है। अगर रुपए की गिरावट नहीं रुकी तो महंगाई क्या और बढ़ जाएगी? अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो क्या 2025 के अंत तक रुपए का स्तर 100 हो सकता है? लेकिन इसका असर आम आदमी पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। रुपए की गिरने से आम जनता को क्या नुकसान होगा, ये समझिए। जब रुपए की कीमत गिरती है तो उसका असर आम जनता की जेब पर ज्यादा पड़ता है। बताते हैं आपको। हालांकि आपको इस बीच में याद आ रहा होगा और लगभग सभी को आना भी चाहिए याद कि मोदी जी अपनी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में आने से पहले कह रहे थे रुपए की कीमत गिरना नहीं होता है, दरअसल ये इंसान का गिरना है, ये सत्ता पे बैठे हुए लोगों का गिरना है। इस तरह से कुछ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, उसे आप देखिएगा। अब यहाँ पर जो गिर रहा है उसे गिरने से रोक नहीं पा रहे हैं। प्रभाव समझिए क्या होगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। भारत अपना 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। रुपए की गिरावट का मतलब कि हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जिससे पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। रसोई पर भी इसका असर आएगा। तेल, दाल, गैस सिलेंडर, रोजमर्रा की तमाम चीजें महंगी हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम चीजें महंगी हो सकती हैं क्योंकि इनके लिए जरूरी पार्ट्स जो है वो विदेश से ही आते हैं।
तो जो चीज आपके लिए सस्ती हो रही थी, घर घर गाड़ी पहुंच रही थी, धीरे धीरे चल के वो चीजें महंगी हो सकती हैं। विदेश में पढ़ाई और यात्रा महंगी। जो छात्र अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका फीस खर्च और बढ़ जाएगा। विदेश घूमने जाना भी महंगा हो जाएगा। ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। आरबीआई रुपए को बचाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे होम लोन, कार लोन और बाकी तमाम तरह के कर्ज जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। पहले ही महंगाई से परेशान है जनता, अब अगर रुपया 100 चला गया तो जीना मुश्किल ही हो जाएगा। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को रोकने के लिए अब क्या कर सकते हैं? आपको पता है शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई गवर्नर थे और अब चले गए पीएमओ में, वो क्या करेंगे वहां बैठकर? क्या कोई आइडिया दे सकते हैं? क्या मोदी जी उनके आइडिया से कुछ कर पाएंगे? क्योंकि उनके आइडिया से और आपस की अच्छी इक्वेशन की वजह से मोदी जी ने आरबीआई से पैसा निकाला ही है। आप समझ रहे हैं? और आरबीआई का भंडार जो है वो बढ़ना चाहिए, उस पर काम नहीं किया। क्या विश्वास करेंगे आप कि आरबीआई क्या करेगा? चलिए बताते हैं फिर भी। डॉलर रिजर्व का इस्तेमाल। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपए की मांग बढ़ाने की कोशिश करेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है, यानी कि आरबीआई में जो पैसा है वो ज्यादा होना चाहिए, वो भंडार बढ़ना चाहिए। उसे बढ़ाने के लिए आप पर ही कर्ज, आपके ऊपर ही बोझ ज्यादा आएगा, जिससे बाजार में रुपए की वैल्यू में सुधार आ सकता है। क्योंकि आरबीआई ऐसा मुद्रा भंडार है जो जितना रिच होगा उतना हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। आप ऐसे मत समझिए इस बात को। निर्यात को बढ़ावा। सरकार आईटी सेक्टर, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग निर्यात को बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू कर सकती है। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन। आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेजी से लागू किया जा सकता है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है, जिससे डॉलर की आमद बढ़ जाएगी। अभी तक हो नहीं रहा है ऐसा। ये करे तो होगा, लेकिन ये करने के आइडियाज जो हम आपको बता रहे हैं, क्या सरकार को नहीं पता है? क्या बड़े बड़े उन ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता है जो सिस्टम की फाइनेंस कंडीशन को जानते हैं? लेकिन इस देश में अभी कुछ अलग ही तरह का रूल चल रहा है। आगे समझिए। चौथा भाग आपको समझा दें। क्या भारत को 1991 जैसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा? 1991 में भारत को बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा था, जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर आ गया था। क्या हम फिर से वैसी परिस्थिति में आ रहे हैं? 1991 में भारत के पास सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था 1991 में। 2025 में क्या है, ये तब में और अब में जो फर्क है वो बता रही हूँ। अभी भारत के पास करीब 600 अरब डॉलर का रिजर्व फंड है। Inflate anything with ease. लेकिन रुपए की गिरावट अगर जारी रही तो हालात बिगड़ जाएंगे। 1991 में सरकार को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। 2025 में सरकार फिलहाल आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक और परिस्थिति दिखाई दे रही है। अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, आप जानते हैं ना, या भारत को मदद नहीं करने वाला है वो फंड में। एक बड़ा आसरा जो देख रहे थे मोदी जी इस इक्वेशन का, वो जिस बात को बोल कर आया अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार और मोदी का जो नारा था, जो अमेरिका में गूंजा था, इन सब का हवाला उन्होंने दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। लेकिन ट्रंप खुश नहीं हुए, अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका की शक्ति भारत की तरफ ट्रंप के आने से कुछ वक्त पहले से बढ़नी शुरू हो गई थी। अब ऐसा लगता है जैसे ट्रंप ने उसे कई गुना आगे, मतलब 5वें गियर में डाल दिया गाड़ी के, सीधा दौड़ने लगी है। परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर रुपए की गिरावट नहीं रुकी तो महंगाई और बढ़ जाएगी, निवेश घटेगा और भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे चिंता के बिंदु जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में क्यों आ रही है। हाल के महीनों में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, जिससे आर्थिक चिंताएं बढ़ रही हैं। फरवरी 2025 में रुपया 86.69 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। ये रॉयटर्स की खबर है, उसमें ये आया है और लगभग सभी लोग जानते हैं रुपए की परिस्थिति क्या हुई है। रुपए की इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं। व्यापार घाटे में जो वृद्धि है,
अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच भारत का व्यापार घाटा जो है वर्ष दर वर्ष 18.4% बढ़ा, मतलब ये बढ़ रहा है लगातार, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी। 2025 की शुरुआत से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 11 अरब डॉलर से ज्यादा की पैसे निकाल चुके हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। विदेशी जो निवेश था उसमें 11 अरब डॉलर तक का पैसा जो भारत के पास आया था उसे निकाल लिया गया, जिसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की नीतियां और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती के कारण डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे अन्य मुद्राओं विशेषकर रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। आयातित वस्तुएं जैसे कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा विदेश में शिक्षा और यात्रा की लागत भी बढ़ रही है, जो आपको बताया, जिससे छात्रों और यात्रियों पर भी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए विदेश मुद्रा बाजार में इंटरफेरेंस किया, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि रुपए के ओवर इवैल्यूएशन को देखते हुए 2025 में आरबीआई को, यानी कि उसकी कीमत को ज्यादा अधिक मूल्यांकन की तरफ देखते हुए 2025 में आरबीआई को अपनी मुद्रा प्रबंधन रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। यानी कि आरबीआई उस परिस्थिति में पहुंच गया है जो कि जो नियम कायदे पहले के बनाए हुए थे उस पर नहीं चलेगा। इन चुनौतियों के बीच ये जरूरी है कि सरकार और आरबीआई मिलकर नीतिगत उपाय करें ताकि रुपए की स्थिरता सुनिश्चित हो जाए, आम जनता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। ये परिस्थिति दिख रही है, लेकिन क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार भारत के बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पास पहले से पैसा है, हमारे सरकारी बैंक में पैसा है, उसमें से काफी बड़ी मात्रा में पैसा जो है वो अडानी को भी दिया गया है। आरबीआई का पैसा सरकार को दिया गया है। जो हमारी, क्योंकि सरकारी बैंक जितने मजबूत होंगे उतना हमारी आरबीआई भी मजबूत होती है। आरबीआई के पास भी जितनी मजबूत होगी उतना देश मजबूत होगा, क्योंकि एक तरह से तमाम जो चीजें हैं आपस में एक दूसरे से, सरकारी सिस्टम में जो चीजें जुड़ी हुई हैं सब आपस में एक से जुड़ी हुई हैं। अगर इसको नहीं संभाला गया, इसमें एक भी पिलर हिलता है तो आप ये मानकर चलिए एक एक करके बाकी चीजें भी गिरनी शुरू हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी, और उसे बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चिंता की बात यहाँ है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शेरके जी से और समझेंगे कि उनकी नजर में ये बात क्या है, कैसे बच सकते हैं, और जो हमने अभी तक आपको पूरी जानकारी दी है, ये अगर ऐसी ही परिस्थितियां सामने आई तो देश की क्या परिस्थिति होगी, क्या हाहाकार मच जाएगा। सुभाष जी, आपने सुना कि किस तरह से इस वक्त भारत की परिस्थिति डगमगा रही है आर्थिक रूप से। आरबीआई के पास भी जो पैसा था वो सरकार के पास गया है। सरकारी बैंकों की जो स्थिति थी वो कॉर्पोरेट्स को लोन देने में चली गई, और ये लोन की वजह से पहले ही भारत बड़ी परेशानियां झेल रहा था, यहाँ तक कि मोदी सरकार के आने से भी पहले से ये परेशानियां झेल रहा था। आपकी नजर में क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, इसमें जो यूएस में मंदी का दौर है और उस मंदी का दौर से उभरने के लिए जो फेडरल रिजर्व उनकी जो एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है वैसे वहाँ पे फेडरल रिजर्व एजेंसी है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डॉलर जो है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। इन्फ्लेशन भी उससे, जिस तरह से डीओजी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो जिस तरह से काम कर रहा है, उससे उसका यूएस का जो टोटल डेफिसिट है वो भी कम होने जा रहा है। तो ऐसे में डॉलर्स की जो मांग है वो ज्यादा हो रही है, और इसका बुरा असर भारत पे पड़ेगा। सबसे ज्यादा भारत का जो 87%, 87% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो डॉलर से हम खरीद लेते हैं, डॉलर बेच के हम वो खरीद लेते हैं, डॉलर से हम उसका विनिमय होता है। तो ये जो 137 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना बड़ा उसका हमने 2024 में खर्चा किया है क्रूड ऑयल पे। और दूसरा जो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, इसका सीधा असर देश के हर नागरिक पे पड़ने वाला है। दूसरा जो एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ से आईटी कंपनीज जो है वो सबसे ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण है, और वो ज्यादा हमें डॉलर्स दिलवाती है, क्योंकि
विदेशों में वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उससे भारत को डॉलर्स मिल जाते हैं। तो उनका जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा इस डॉलर के बढ़ने के कारण, डॉलर के मजबूत होने के कारण। दूसरा, जो शिक्षा के लिए भारी संख्या में स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉलर्स में ही अपना विनिमय करते हैं, जो भी एक्सचेंज होता है वो डॉलर्स पे होता है। तो उनके लिए शिक्षा महंगी हो जाएगी, यानी कि उनको भेजने वाले जो उनके पेरेंट्स हैं, जो मध्यम वर्ग से आते हैं, उनको ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये जो हालात है वो हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे कुछ अच्छा असर भी है, जैसे टेक्सटाइल कंपनीज है जो वो एक्सपोर्ट करती है, तो उनके लिए वो आसानी हो जाएगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि एक बड़ी आर्थिक संकट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल आर्थिक संकट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इससे पहले 60 के ऊपर डॉलर की कीमत गई थी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा था कि जब रुपए की साख गिरती है तो वहां पे बैठे प्रधानमंत्री की भी साख गिरती है। लेकिन आज कोई भक्त ये इस बारे में बात नहीं कर रहा है और प्रधानमंत्री की साख नहीं गिर रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि विदेश में जो हो रहा है इसके कारण ये चीजें हो रही है। तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि आगे जाके सरकार को ये बताना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ रिजर्व बैंक पर ये काम थोप कर, रिजर्व बैंक सबसे ज्यादा डॉलर्स खरीद रही है, इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक के पास जो जमा पूंजी है वो घट रही है, और आगे जाके अगर बड़ा फाइनेंशियल संकट आता है तो रिजर्व बैंक के पास वो उससे उबारने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ये भयानक संकट की ओर इशारा करता है विनीता जी। जी, बड़ा संकट तो है, और अगर वक्त से सरकार ने इस पर काम नहीं किया तो जिसे कहते हैं कि लंबे वक्त तक कोई सरकार रहती है तो उसके सामने ये भी पता लग जाता है, उसी के आंखों के आगे, कि आपने जो नीतियां बनाई थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई। दूसरे पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। तो अपनी ही कॉल अपने ही ऊपर साफ दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।